गुड मॉर्निंग बच्चों, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आपको आज पार्ट 9 पढ़ाऊंगी। शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार। मतलब हमारे बहुत सारे शासक हैं जिन्होंने अपना राज्य चलाया और उनके विभिन्न इतिवृत्त का मतलब है इतिहासकार। ठीक है, तो आज मैं आपको उनके बारे में पढ़ाऊंगी। हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, तो इसमें हमारा आज चलेगा मुगल शासक और उनका साम्राज्य। टॉपिक है आज हमारा मुगल शासक और साम्राज्य और उनका साम्राज्य। ठीक है, मुगल शासक और उनका साम्राज्य। मुगल शासक की जो उत्पत्ति होती है वो मुगल से हुई। जो मुगल शासक की उत्पत्ति शब्द से हुई। ठीक है, जो इसकी उत्पत्ति होती है वो क्या मुगल शब्द से हुई है। आज एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य के भव्य प्रतीक बन गया है। जो ये है जो मुगल है वो क्या एक आज बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की उत्पत्ति बन चुका है। किंतु उसका राजवंश के शासकों ने अपने लिए स्वयं का नाम चुना। जो इसके राज्य शासक हैं उन्होंने क्या जो उसका नाम चुना था वो अपने आधार पर नहीं चुना था। जो मुगल था वो उन्होंने क्या जो यहाँ के शासक थे वो अपने इच्छा अनुसार उन्होंने यह नाम नहीं चुना था। पितृपक्ष की ओर से तुर्की शासक जो पितृवंश था मतलब उनका वो तुर्की और शासक और तैमूर वंश के कारण वे स्वयं को तैमूरी कहलाए थे। जो मतलब पिता के जो वंशज होते हैं उन्हीं के कारण वो क्या तुर्की तैमूर। ठीक है, तो ये क्या तुर्की या तैमूर कहलाए थे। मुगल तो इन्हें किसी और ने दिया था इनको नाम। ये अपने नाम से अपने वंशज से मुगल नहीं है। ये अपने जो वंशज के नाम थे उनके वो तुर्की और तैमूर के नाम से थे। पहला मुगल सम्राट बाबर तैमूर की 5वीं पीढ़ी में आता था। जो पहला मुगल शासक था वो तैमूर जो था बाबर तैमूर वो क्या 5वीं पीढ़ी में आता था। ठीक है, उनका पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंश से संबंधित था। जो उनके पिता थे मतलब पिता का ही तो वंशज बढ़ता है। जो हमारे पिता है उनके जो पिता है या उनके पिता है तो उसको क्या कहते हैं हम वंशज कहते हैं। तो उनका वंशज जो था वो था तैमूर, तो उसी से बाबर तैमूर वंशज का कहलाया। 16वीं शताब्दी में यूरोपियों द्वारा परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का उल्लेख करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। जो 16वीं शताब्दी थी उसमें यूरोप का परिवार था इस शाखा को भारतीय शाखाओं में उल्लेख करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया गया। जो आज भी उसका निरंतर प्रयोग किया जा रहा है। जो मुगल शासक थे उनका क्या आज भी निरंतर प्रयोग किया जा रहा है इस नाम का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है इसमें जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, तो इसमें जो बाबर था जहीरुद्दीन बाबर जो इतिहास के बाबर के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ। इनका नाम क्या था जहीरुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन वो क्या बाबर के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, उनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरान
की राजधानी अंदीजाल में हुआ था। ठीक है, तो उनका जन्म क्या 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगान की राजधानी अंदीजल में हुआ था। उनके पिता जो थे उर्म शेख, वो कहाँ के, वो ट्रांस ऑक्सियान के फरगान नामक के एक छोटे से शासक में राज्य किया करते थे। 8 जून 1484 ईस्वी को उमर शेख की मृत्यु हो जाती है। 8 जून 1494 को उमर शेख मिर्जादीन की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जब उनका देहांत हो जाता है तो 11 वर्षीय जब बाबर 11 वर्ष का था तो उनके क्या नाजुक कंधों पर उनका क्या, उनके राज्यों का भार उनके कंधों पर आ गया था। बाबर के विश्वासघाती संबंधी एवं सरदारों ने स्थिति को अधिक जटिल बना दिया। जो बाबर के संबंधी थे, जो रिश्तेदार थे या सरदार थे, उन्होंने क्या, जो बाबर का शासक था उसे क्या कठिनाइयों से भर दिया था। कठिनाइयों से मतलब जटिलता पूर्वक उसको बना दिया था। इसके प्रतिद्वंदी उज़्बेकों ने उसे फरगाना से बाहर निकाल दिया। और जो बाबर था उसे क्या करा, जब वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उससे वो क्या घबरा गया, तो उनके जो संबंधी थे उन्होंने क्या उसको फरगाना से बाहर निकाल दिया बाबर को। और बाबर विपरीत परिस्थितियों से घबराने लगा, मतलब जब उसके सामने क्या कठिन परिस्थितियां आने लगी तो उनसे क्या वो घबराने लगा। बाबर के सामने जब देखा कि उसके क्या वो 14 वर्ष का ही था जब तक उनके पापा की मतलब उनके पिता की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद क्या सारी जो भी परिस्थितियां थी उनका भार उसके कंधों पर आ गया और उनसे वो क्या घबराने लगा। उसने 504 ईस्वी में स्वयं को काबुल में स्थापित करके, मतलब जो बाबर था उसने 504 ईस्वी में क्या करा, अपने आप को काबुल में स्थापित, मतलब अपने आप को काबुल में रहने लगा, वो काबुल में रहने लगा। और 507 में वहीं पर बादशाह की उपाधि धारण की। और उसने क्या करा, वहाँ पर एक बादशाह की उपाधि धारण की। और 1526 ईस्वी में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्षेत्रों तथा संसाधनों की खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीपों में और आगे की ओर बढ़ गया। मतलब अपने जो क्षेत्र के सदस्य थे तो उनकी मतलब बढ़ोतरी करने के लिए उसने क्या करा, भारत के जो उपमहाद्वीप है उनकी तरफ वो बढ़ता चला गया। और भारत उस समय दूध और शहद की भूमि के नाम से प्रसिद्ध था। जो हमारा भारत था वो किससे, दूध और शहद की भूमि से प्रसिद्ध था। उसने भारत के 4 महत्वपूर्ण महायुद्धों का वर्णन किया। मतलब जो बाबर थे उन्होंने क्या 4 युद्ध लड़े थे बाबर ने। चार युद्ध लड़े थे, ठीक है। पहला था हमारा पानीपत का युद्ध, ठीक है। पहला था हमारा पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा, चंदेरी का युद्ध, खानवा या खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। तीसरा हमारा चंदेरी का युद्ध। चौथा था हमारा घाघरा का युद्ध। तो क्या ये हमारे 4 युद्ध हुए थे, ठीक है। तो ये चारों युद्ध किसने लड़े थे, पानीपत का युद्ध, मतलब बाबर ने ये चारों युद्ध लड़े थे। और उनमें क्या इन्होंने इस युद्ध में जब ये चारों युद्ध लड़े तो इन युद्ध में उन्होंने क्या विजय प्राप्त कर ली, मतलब ये चारों युद्ध वे जीत गए और स्वयं को भारत भूमि में स्थापित कर लिया। जब वो इन युद्धों को जीत लिए तो उन्होंने क्या स्वयं में भारत की जो भूमि थी उन पर क्या उस पर अपना अधिकार मतलब अपना राज्य स्थापित कर लिया, वहाँ पर वो क्या शासक करने लगे।
अपने भारतीय साम्राज्यों का आनंद भोगने अथवा नव स्थापित साम्राज्यों को स्थिर एवं सुव्यवस्था प्रदान करने के लिए बाबर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। मतलब उसने अपने जो भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था या उसके शासक थे, मतलब उनके क्षेत्र में क्या वो उनको ज़्यादा देखने के लिए जीवित नहीं रह पाया और कुछ समय के बाद वह अस्वस्थ रहने के बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई और बाबर के शव को पहले आगरा आराम बाग में दफनाया गया। जो बाबर का शव था उसको क्या आराम बाग में दफनाया गया आगरा के, परंतु बाद में उसे काबुल ने उसी द्वारा चुने गए स्थान में दफनाया गया। क्योंकि देखो जब वो क्या बाबर अपने क्षेत्र को छोड़ के आ जाता था, जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती तो वो काबुल में स्थापित हो गया था, तो बाद में उनके शव को वहाँ से निकाला और काबुल में दफनाया गया क्योंकि काबुल ही उन्होंने चुना था। ठीक है, उसके बाद है हमारा हुमायूं। तो बेटा ये आपको समझ में आया इतना, फिर हमारा आएगा इसमें हुमायूं। बाबर की मृत्यु होने के बाद उनका पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं 30 दिसंबर 1530 में क्या 26 दिसंबर 1530 में क्या बाबर की मृत्यु हो गई थी और 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं को गद्दी पर बैठा दिया गया था। ठीक है, तो हुमायूं के सामने भी अनेक कठिनाई आई। हुमायूं की कठिनाइयाँ। गद्दी पर बैठते हुए ही हुमायूं ने स्वयं को अनेक कठिनाइयों से घेरा हुआ था। मतलब जो हुमायूं था वो क्या स्वयं कठिनाइयों से घिरा हुआ था और उसकी प्रमुख कठिनाइयाँ थी। ठीक है, और उसकी क्या बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। हुमायूं को उत्तराधिकारी में एक अव्यवस्थित एवं ससंगठित राज्य प्राप्त हुआ था। 4 वर्ष की अल्प अवधि में बाबर ने तो संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर चुका था। जो बाबर थे वो क्या 4 वर्ष की अल्प अवधि के में बाबर ने तो संपूर्ण भारत पर विजय, वो 4 साल में कोई भी अपने पूरे देश पर क्या विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे और न ही अपने द्वारा विजित क्षेत्रों को सुसंगठित कर चुके थे। क्योंकि देखो जब उन्होंने इन सबको क्या जीता था तो उसके कुछ साल बाद ही उनकी क्या मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने क्या अपने साम्राज्य को क्या मतलब सुरक्षित नहीं कर पाए थे वो तब तक। ठीक है, तो हुमायूं को अपने पिता से उत्तराधिकारी में जो सेना मिली थी उसमें राष्ट्रीयता तथा एकता का अभाव था। जो हुमायूं को अपने पिता बाबर से जो सेना मिली थी उन सेनाओं में क्या एकता नहीं थी। ठीक है, तो क्या एकता की उसमें क्या कमी थी, इसलिए वो क्या उसके सामने वो भी एक कठिनाइयाँ थी। हुमायूं को उत्तराधिकारी में रिक्त राज्य कोष प्राप्त हुआ और जब हुमायूं को क्या उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, गद्दी पर बिठाया गया है, तो उसके साम्राज्य में कोई भी पैसा नहीं था। मतलब कोष माने धन दौलत। ठीक है, तो वो भी क्या उससे रिक्त था, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था। धन के अभाव में हुमायूं के लिए प्रशासन को भली भांति चलाना असंभव हो चुका था। क्योंकि देखो आज भी यही है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है तो उसी की पूछ होती है, उसी की मतलब तरक्की होती है, वो ही सफलता को चुनता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि पैसा सब कुछ करा देता है। पैसे से क्या देखो आज गरीब का बच्चा है, अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो क्या वो आगे पढ़ाई कर पाएगा या आगे कोई कोर्स कर पाएगा। तो ऐसे क्या इसके पास भी कोई पैसा नहीं था, इसलिए वो अपने राज्य को भली प्रकार नहीं चला पाया था। हुमायूं के संबंधी अत्यधिक विश्वासघाती एवं अस्वार्थी थे। देखो जब भाई ये तो हुमायूं है, वो तो बाबर के समय ही जो बाबर के संबंधी थे वो भी क्या अविश्वासघाती थे, उन्होंने भी क्या बाबर के साथ विश्वासघात किया था। तो हुमायूं के भी तो वही संबंधी है, तो इसलिए उन्होंने भी क्या वो विश्वास के पात्र नहीं थे। सम्राट बनते ही हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया। उसने काबुल और गंधार कामरान को मेवात हिलदाल और संभल अस्करी को दे दिया।
जब उन्होंने साम्राज्य को विभाजन किया तो उसकी क्या केंद्रीय दुर्बलता होने लगी, मतलब उसमें क्या कमियां होने लगी। जब हम मान लो हम ही हैं, अगर हम कोई चीज़ हमारे पास इकट्ठी रहती है तो क्या वो ताकतवर रहती है, अगर हम उसके टुकड़े कर दें या उसको अलग अलग कर दें तो वो क्या कमज़ोर पड़ जाती है। फिर है हमारा गुजरात के अफगान शासक बहादुर शाह ने मुगल विरोधी अनेक फरगान सरदारों को अपने दरबार में शरण दी और उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हुई शक्ति हुमायूं के लिए कभी भी खतरे का कारण बन सकती थी। मतलब जो वहाँ के बहादुर शाह ने, गुजरात के जो अफगान के बहादुर शाह थे, उन्होंने क्या शासकों को अपनी ओर मिला लिया और उन्हें अपने क्या राज्य में शरण दे दी और उससे क्या हुआ, दिन प्रतिदिन शक्तियाँ क्या हुमायूं की कमज़ोर होने लगी। फिर हुमायूं ने साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया, किंतु अफगान नेता शेर शाह सूरी ने उसे पराजित करके भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया और हुमायूं को क्या भूमि से बाहर निकाल दिया। हुमायूं ने निवृत्त के रूप में ईरान के सफावी शासक के दरबार में शरण ली और 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सूर अफगानों की पराजित करके भारत में अपने साम्राज्य का पुनः अधिकार जमा लिया और उसने 1555 ईस्वी में क्या अफगानों को मृत्यु कर दी, मतलब पराजित किया उन्हें और फिर से अपना साम्राज्य अधिकार जमा लिया। किंतु 1 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये क्या बाबर का बेटा होता है जलालुद्दीन अकबर, इसकी मृत्यु के बाद क्या फिर अकबर राजगद्दी पर बैठता है। हुमायूं का उत्तराधिकारी पुत्र जलालुद्दीन अकबर बना। ठीक है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को सिंध में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुमायूं की सिया पत्नी हमीदा बानो बेगम से हुआ था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खां के साथ पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध अभियान में व्यस्त था। मतलब जो उनका जो शत्रु वो था संरक्षक, मतलब उनकी देख रेख करता था बैरम खां। जो अकबर का संरक्षण कौन था, बैरम खां, और उसी की शरण में वो क्या कर रहा था, अपने सिकंदर सूर के विरुद्ध अभियान की में व्यस्त था। मतलब उसके साथ युद्ध करने के लिए वो अस्त्र की विद्या ग्रहण कर रहा था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गुरदासपुर जिले में कालानौर के स्थान पर अकबर को अपने पिता की मृत्यु का दुख समाचार प्राप्त हुआ। बैरम खां ने उन्हें दूरदर्शिता का परिचय देते हुए वहीं एक उद्यान में ईंटों के सिंहासन पर उसी दिन 14 फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक संस्कार संपन्न करके उसे सम्राट घोषित कर दिया। मतलब जो अकबर था, मतलब उनको क्या करा बैरम खां ने, वहीं पर ईंटों का एक वो चुना, मतलब बनाया और वहीं पर क्या उनका राज्याभिषेक कर दिया, मतलब राज तिलक कर दिया और उन्हें वहाँ का सम्राट चुन लिया या घोषित कर दिया। भारत का राष्ट्रीय अभिषेक, इसमें है हमारा अकबर जो था वो भारत का राज्य फिर इसमें अकबर भारत का राष्ट्रीय शासक। ये एक भारत का राष्ट्रीय शासक था। इन्होंने आर्थिक, धार्मिक और प्रशासन अपने जो अकबर था उसने अपने क्या राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धर्म और संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में क्या एकता है साम्राज्य स्थापित कर लिया। मतलब उसने अपने जो साम्राज्य थे सभी क्षेत्रों में, चाहे वो प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, उनमें क्या इन्होंने एकता को जुट कर लिया था। मतलब एकता बना ली थी और अपने साम्राज्य का विस्थापन कर दिया था। निसंदेह सम्राट अकबर आजीवन भारत को एक संगठित राष्ट्र का रूप देने और देश में एकता तथा सद्भावना का विकास बनाए रखने के कार्यों में संलग्न रहा। मतलब
अपने सभी जो कार्य थे उसमें वो क्या तत्पर रहा। उसने इतना अच्छी प्रकार से अपना कार्य किया कि उसने क्या अपने सारे जो सामाजिक है, राजनीतिक है और प्रशासनिक को क्या करा, एकता के उसमें बांध लिया। और अतः इस दृष्टि से वह भारत का एक महान राष्ट्रीय सम्राट बन गया। और क्या करा उसने, एक वो क्या भारत का हमारा क्या राष्ट्रीय सम्राट कहलाने लगा। उसके बाद अकबर के उत्तराधिकारी आए। इसके बाद जब अकबर का शासन कंप्लीट हो गया, उसके बाद अकबर के उत्तराधिकारी, ठीक है। तो अकबर के बाद उनका पुत्र इस गद्दी पर बैठा, वो क्या इसका उत्तराधिकारी बना। तो ये जो अकबर का पुत्र था वो क्या जहांगीर था, और वही उसका उत्तराधिकारी बना। जो जहांगीर था उसका राज्याभिषेक जो हुआ 3 नवंबर 1605 ईस्वी में क्या जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ, और आगरा के किले में उनका क्या राज्याभिषेक हुआ। 1627 ईस्वी में शासन किया जहांगीर के बाद उनका पुत्र शाहजहां 1627 ईस्वी में मुगल सम्राट का सम्राट बना, और शाहजहां के बाद उनका पुत्र औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी में वो क्या गद्दी पर बैठा। और इन तीनों विभिन्न व्यक्तियों ने, जो ये तीनों क्या अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद क्या शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक है। ये तो इन तीनों ने क्या करा, भिन्न भिन्न व्यक्ति वाले सम्राट ने इसके अधीन साम्राज्य का प्राप्त विस्तार किया, मतलब अपने इस जो साम्राज्य था उसको काफी मात्रा में फैला लिया। और उसी की तीव्रता गति, उसकी यद्यपि उसकी तीव्र गति नहीं थी। तीनों सम्राटों ने प्रशासन की विभिन्न संस्थाओं को सुस्थापित किया तथा उन्हें सुदृढ़ता प्रदान की। जो ये तीनों सम्राट थे हमारे, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, और शाहजहां के बाद क्या औरंगजेब आया। तो इन तीनों ने क्या अपने राज्य को पुनः विस्तार में फैला लिया था, और उनकी व्यवस्था को भी सुदृढ़ बना दिया था, ठीक है। तो उसके बाद हमारी इतिवृत्तों की रचना। तो कल हम आपको क्या अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, इतिवृत्तों की रचना। थैंक यू।